I am Meena. I'm going to start today chapter 3 and chapter name is National Income and Related Aggregates. और आज हम इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो हमारे पूरे नेशन की इनकम होती है उसको बोलते हैं। नेशनल इनकम इज़ द फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal residents during an accounting year। अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है कि अप्रैल से लेकर 31 तक के मार्च तक के ईयर को किस में लेते हैं, अकाउंटिंग ईयर में लेते हैं। तो यहाँ दो वर्ड आए, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि नेशनल इनकम के अंदर फैक्टर इनकम आती है और सिर्फ फैक्टर इनकम भी किन लोगों द्वारा अर्न की होती है, जो उस कंट्री के क्या हो, नॉर्मल रेजिडेंस है। पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को, फैक्टर इनकम को और नॉर्मल रेजिडेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहला आता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को बताने से पहले आपको पता होना चाहिए इनकम टू टाइप्स की होती है, एक होती है ट्रांसफर इनकम और एक होती है फैक्टर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम क्या होती है, मतलब ट्रांसफर इनकम जब कोई इनकम हमें बिना किसी सर्विसेज के बदले में अर्न हो जाए उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। मीन्स हमने कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं किया, मतलब काम कुछ नहीं किया और फिर भी वो हमें मिल गई। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन है उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है, वो किसके एग्जाम्पल हैं, वो है आपके ट्रांसफर इनके एग्जाम्पल है। अब ट्रांसफर इनकम को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर इनकम को हम अनअर्न्ड इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक इसी तरह से इसको यूनिलेटरल पेमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल पेमेंट का मतलब क्या है, ये वन साइडेड है। सीनियर सिटीजन को क्या मिली, पेंशन मिली, लेकिन उन्होंने कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं किया ना। आपको स्कॉलरशिप मिली, आपने अपनी पढ़ाई की, वो वैसे भी करते हैं और वैसे भी करनी थी, लेकिन आपने अच्छी पढ़ाई की, इसके लिए आपको क्या मिली, स्कॉलरशिप मिली। मतलब यहाँ पे कोई काम करने का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन होना। अगर गुड्स एंड सर्विसेज में बिना कंट्रीब्यूशन के कुछ मिलता है तो वो क्या होती है, ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम को हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, यूनिलेटरल पेमेंट एंड नो कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके एग्जाम्पल क्या हुए, आपका एग्जाम्पल हुआ इसके अंदर स्कॉलरशिप एंड सेकंड हो गया आपका ओल्ड एज पेंशन। और यूनिलेटरल पेमेंट्स को वन साइडेड पेमेंट भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम के बारे में बताने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर का रिमाइंड कराती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्शन है वो 4 फैक्टर्स के कंट्रीब्यूशन से होती है। कितने फैक्टर्स के कंट्रीब्यूशन से, 4 फैक्टर्स से। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 फैक्टर होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स की हेल्प से प्रोडक्शन होती है। इन फैक्टर्स को जो इनकम होती है, आप किसी से लैंड ले रहे हो तो आप उसको बदले में क्या दोगे, रेंट दोगे। किसी से काम ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो तो उसको क्या दोगे, वेजेस देखो, सैलरी दोगे, ठीक है। कैपिटल के बदले में आप प्रॉफिट दोगे, कैपिटल के बदले में आप इंटरेस्ट दोगे और एंटरप्रेन्योर को क्या दोगे, प्रॉफिट दोगे। यानी कि फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव होती है। अब इसको पे कौन कर रहा है, पे तो कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर, क्योंकि उसने फैक्टर्स लिए, बदले में क्या दे दी, फैक्टर पेमेंट कर दी। ये एक्सपेंस हो गया किसके लिए हो गया, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए। इनकम किसके लिए हो गई, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। तो फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। एक प्रोड्यूसर सेक्टर के पॉइंट से है तो दूसरी किसके, हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट से है। तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या हुआ, अर्नड इनकम। अभी आपको मैंने बताया कि फैक्टर इनकम क्यों हो रही है, क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन दिया, हमने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, बदले में हमें क्या मिली, इनकम मिली। अर्नड इनकम विच इज रिसीव्ड एज ए रिवार्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। मतलब हमें क्यों मिला, या तो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम किसी को कोई सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ हमने क्या दी,
सर्विसेज दे रहे हैं। किसकी सर्विसेज दे रहे हैं? फैक्टर की सर्विसेज। तो इसके बदले में हमें क्या मिली? फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम में चार हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार लिए। लैंड को क्या मिला था? रेंट। लेबर को, लैंड को मिला आपको रेंट, लेबर को वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। कैपिटल के ऊपर क्या मिला? इंटरेस्ट, और यहाँ मिला आपको प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को। अब ये चारों फैक्टर्स फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इन कंपोनेंट्स को एक डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया गया है। वो क्लासिफिकेशन मीन्स उसके तीन कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट आता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकेंड कंपोनेंट है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड है मिक्स्ड इनकम। फर्स्ट आते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पे। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? आपके बिजनेस के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज ने जो वर्क किया उसके बदले में जो उनको पेमेंट हो रही है। आप एम्प्लॉइज को क्या देते हो? कैश में पेमेंट करते हो, और कुछ चीज़ें आप उनको कैश में पेमेंट करने के साथ साथ अदर फैसिलिटीज़ भी देते हो। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इसके अंदर आता है, और ठीक इसी तरह से पेमेंट्स इन काइंड। इन काइंड का मतलब होता है इन फॉर्म ऑफ गुड्स या अदर फैसिलिटीज आप कह सकते हो, लाइक फ्री रेंट फ्री हाउस। ठीक इसी तरह से आप उनके घर का रेंट पे कर सकते हैं, सॉरी रेंट फ्री हाउस तो ये आ गया। ठीक इसी तरह से आप उनको टेलीफोन का बिल दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के बिल की पेमेंट आप किसकी तरफ से कर सकते हैं? अपनी तरफ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका सी पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? क्योंकि हर एक पर्सन जो भी काम कर रहा है वो ये चाहता है कि मुझे सिक्योरिटी ज़रूर मिले, और वो सिक्योरिटी उसको किस फॉर्म में दी जाती है? पीएफ के फॉर्म में, प्रोविडेंट फंड की फॉर्म में। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है? सैलरी में से कुछ डिडक्शन होती है, 12% होती है अप्रॉक्सीमेट। 12% एम्प्लॉय की डिडक्शन होती है सैलरी की, और 12% एम्प्लॉयर अपना डालता है, ठीक है। तो अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन लेना है ये हमने किसका लेना है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का लेना है, कि एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन किया है। एम्प्लॉय का काउंट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि एम्प्लॉय का तो ऑलरेडी सैलरी में क्या है? सैलरी में से डिडक्ट हुआ है। किस में से डिडक्ट हुआ है? सैलरी में से। उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो फोर्थ पॉइंट आता है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन, जब पर्सन रिटायर हो जाते हैं जॉब से तो उनको जो पेंशन मिलती है वो रिटायरमेंट पेंशन है। अब ये भी क्या है? ये भी अर्नड इनकम है। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन इसलिए उनको मिली क्योंकि उन्होंने पहले क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन किया, उनको प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज को रेंडर करने में। लेकिन ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं करना है। ओल्ड एज पेंशन नॉट इंक्लूडेड, ध्यान रखना है, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन क्या है? एक ट्रांसफर इनकम है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, राइट। तो अब आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या लेना है कि एम्प्लॉयज़ को जो वो सर्विसेज दे रहा है उसके बदले में क्या क्या मिलता है? वेजेस मिलती हैं, ठीक इस तरह से पेमेंट्स इन काइंड मिलता है, मीन्स गुड्स की फॉर्म में पेमेंट्स मिलती हैं। थर्ड, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड मिलता है, वो भी क्या है? एम्प्लॉयर की तरफ से एक बेनिफिट है। फोर्थ आता है आपका इसमें रिटायरमेंट पेंशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? रेंट। रेंट किसको यूज करने पे आता है? लैंड को, ठीक है। और रॉयल्टी, अब रॉयल्टी आपके लिए नया पॉइंट है। देखो, रेंट मिलता है आपको लैंड को यूज करने के बदले में। देखो, जो पार्ट जमीन के ऊपर है उसको यूज करने के बदले मिलता है रेंट, लेकिन जो पार्ट जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे क्या है? मिनरल्स हैं, माइंस हैं, ऑयल की खाने हैं, तो उनको अगर हम किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए दे देते हैं, इनके उसको यूज़ करने के लिए जो पेमेंट करनी पड़ती है, जो फीस देनी पड़ती है माइंस को यूज़ करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। आप ये कह सकते हो कि जो चीज़ें ज़मीन के नीचे हैं उसको यूज़ करने के लिए जो पेमेंट की जाती है उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके ऊपर दिया जाता है? कैपिटल के ऊपर। प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को। तो ये किसके पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस के। थर्ड आता है मिक्स्ड इनकम। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में ध्यान से सुना तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं
कि जो बिजनेसमैन है वो अपने खुद के भी लगा सकता है। अगर वो खुद के फैक्टर्स लगाता है तो उसको जो है खुद को क्या पे करना पड़ेगा, उसकी रिटर्न्स पे करनी पड़ेगी। यानी कि अगर वो लैंड अपनी लगाता है तो रेंट वो अपने आप को पे करेगा। कहने का मतलब ये है कि उसकी अर्निंग क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिक्स्ड इनकम में लेते हैं फैक्टर इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। क्या लेते हैं, इनकी जो भी रेंट, इसको फैक्टर इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये ये प्रोड्यूसर जो है यानी कि बिजनेसमैन है अपने आप को पे कर रहा है, बाहर की पार्टी को पे नहीं कर रहा है। देखो अगर कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो अपने घर पर की जाती हैं, यानी कि ये तो हमने क्या यूज़ किए, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए। इसके लिए तो पेमेंट को क्या करते हैं हम, नेशनल इनकम के अंदर ऐड करते हैं। लेकिन खुद की सर्विसेज की, सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। सपोज एक मदर, मतलब वो टीचर भी है, वो अपने बच्चे को टीच करती है, तो उसकी जो सर्विसेज हैं वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होंगी। ठीक इसी तरह से अगर एक पेरेंट्स, मतलब एक फादर जो है अपने गार्डन में पानी देते हैं तो वो भी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विसेज हैं, तो वो भी इसके अंदर काउंट नहीं होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉर्मल रेजिडेंस। तो नॉर्मल रेजिडेंस, देखो रेजिडेंस के बारे में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया के अंदर रह रहा है लेकिन इंडिया के अंदर उसको एक साल में कम से कम 180 डेज रहना पड़ेगा। तो मतलब कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो चाहे वो फॉरेन का सिटीजन हो, अगर वो इंडिया के अंदर 180 डेज रहता है या फिर उससे ज़्यादा दिन रहता है तो वो किसका रेजिडेंट कहलाएगा, इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन रहना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ साथ मतलब वो इंडिया में रह भी रहा है, प्लस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी, यानी कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ पे लाई करता है, इंडिया के अंदर ही लाई करता है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, देखो पर्सन हु रिजाइड्स इन ए कंट्री, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो एक कंट्री में रहता है मोर देन 1 ईयर और मोर एंड दियर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई दियर। अब यहाँ बात हुई इकोनॉमिक इंटरेस्ट की। इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर आती है 3 एक्टिविटीज़ आती हैं, यानी कि वो प्रोडक्शन भी वही कर रहा है, मीन्स अपनी सर्विसेज भी वही दे रहा है, इसके साथ ही साथ कंजम्पशन भी वही कर रहा है, कंजम्पशन का मतलब स्पेंड भी वही कर रहा है मनी, और इन्वेस्ट भी वही कर रहा है। जैसे कोई पर्सन कहीं फॉरेन में जाता है, वहाँ पे जाके वो अपनी सर्विसेज दे रहा है और उससे जो इनकम हो रही है वो वहीं पर रह के फ्लैट लेकर रह रहा है और परमानेंटली वहीं सेटल हो गया। या 3 साल बाद वो वापस आ जाता तो वो 3 साल तक वहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा, फॉरेन का कहलाएगा, क्योंकि वो फॉरेन के अंदर रह रहा है। तो आपने क्या लेना है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कंट्री में रह रहा है, मतलब अगर इंडिया में रह रहा है और उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट में 3 एक्टिविटीज़ लिखोगे, और वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तीनों काम उसको जिस कंट्री में कर रहा है और 1 साल से ज़्यादा रह रहा है तो वो उस कंट्री का रेजिडेंट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कौन है। अब इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा, जो लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, मीन्स इंडिया के सिटीजन हैं और वो परमानेंटली यहीं रह रहे हैं, वो किस में कहलाएंगे, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फॉरेन से आकर इंडिया में सेटल हो गए हैं और उनको काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए, अब वो सिटीजन तो किसके हैं, फॉरेन के हैं, और रह कहाँ रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, क्योंकि वो यहीं पर रह रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, तो वो किसके रेजिडेंट कहलाएंगे, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। राइट। अब सेकेंड पॉइंट आता है, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, अगर ये इंडिया में लोकेटेड हैं तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानना है। अगर इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन वर्क कर रहे हैं तो उनको हमने किस में लेना है, नॉर्मल रेजिडेंट्स में लेना है।
फिर से देखो इस पॉइंट को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, लोकेट कहाँ पे है, वो इंडिया में लोकेट है, उसको तो हम किस में मानेंगे, वो नॉन रेजिडेंट है, मतलब वो रेजिडेंस में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, इसको आप रेजिडेंस में इंक्लूड नहीं लोगे, ठीक है, इनको हम किसी में भी काउंट नहीं करते, ना ये नॉन रेजिडेंट होती है ना ही रेजिडेंट होती है, ये सिर्फ क्या होते हैं, इनके अंदर जो लोग काम होते हैं, लोग वर्क कर रहे होते हैं, उनको हम काउंट करते हैं रेजिडेंट्स या नॉन रेजिडेंट। तो इंटरनेशनल वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, ये रेजिडेंट नहीं कहलाएगी, लेकिन इनके अंदर इंडियन वर्क कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट्स कहलाएंगे, कहाँ के, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आपको पता है कुछ ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं। अब वो फॉरेन में रह रहे हैं, आप कहोगे कि जब वो फॉरेन में रह रहे हैं तो उनको फॉरेन में काउंट करना, मतलब मीन्स कहाँ काउंट करना चाहिए, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पॉइंट डिफरेंट है, क्योंकि जो ऑफिशियल और डिप्लोमेट्स रह रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेज है फॉरेन कंट्रीज में, वो किसकी तरफ से रह रही है, वो इंडिया को वहाँ रहकर रिप्रेजेंट कर रही है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए जब कोई ऐसा पर्सन किसी दूसरी कंट्री में रहकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है, राइट। तो वो बिलोंग किससे करते हैं, इंडिया से, तो वो रेजिडेंट भी किसके कहलाएंगे, इंडिया के ही कहलाएंगे। तो आप ये मान सकते हैं ये एक एक्सेप्शनल केस है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो बॉर्डर वर्कर्स। अब बॉर्डर वर्कर कौन होते हैं, आपको पता है दो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये हमारी कंट्री हो गई और ये फॉरेन की कंट्री हो गई, और आपको पता है बॉर्डर पे काम करते हैं, यानी कि यहाँ काम कर रहे हैं, उनका डेली क्या होता है, यहाँ आना जाना रहता है। इंडियन के बॉर्डर पे जो काम कर रहे हैं वो फॉरेन के बॉर्डर पे आते जाते रहते हैं। ठीक इसी तरह से फॉरेन के बॉर्डर पे जो फोर्स लगी हुई है वो इंडिया के बॉर्डर पे डेली आती जाती रहती है। तो उनका काम है ये, वो बॉर्डर पे जो काम कर रहे हैं इंडिया के लोग, जो इंडिया के फोर्सेस के पर्सन है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो भले ही फॉरेन के बॉर्डर पे डेली आते जाते हैं, लेकिन उनको हमने काउंट किस में करना है, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हमने लिखा बॉर्डर वर्कर्स इंक्लूड्स इन दैट कंट्री फ्रॉम विच दे बिलोंग, राइट। और ठीक इसी तरह से एक और पॉइंट आता है, शिप, जो फॉरेन शिप होते हैं, फॉरेन शिप होते हैं, उनके क्रू मेंबर्स को, इनको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये फॉरेन के शिप हैं, फॉरेन के शिप में काम कर रहे हैं। ये क्रू मेंबर किस में काउंट होंगे, फॉरेन के रेजिडेंट्स में काउंट होंगे, ना कि इंडिया के रेजिडेंट्स में। कुछ एक एग्जांपल्स है, उन एग्जांपल से हम इन पॉइंट्स को और क्लियर करते हैं। जैसे आपका दिया हुआ ये कॉलम है आपका नॉर्मल रेजिडेंट्स का और ये कॉलम है आपका नॉन रेजिडेंट्स का। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, जो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब जिस नॉर्मल रेजिडेंट्स आपको बताया कि जो एक कंट्री में 180 डेज से ज़्यादा रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाई करता है। लेकिन ये जो डेफिनेशंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, थोड़े से डिफरेंट है, इसको आपने ध्यान से करना है। अब देखो कौन वर्क कर रहा है, इंडियन वर्क कर रहे हैं। वर्क कौन कर रहा है, इंडियन वर्क। कहाँ काम कर रहे हैं वो, फॉरेन एम्बेसी में। अभी मैंने आपको बताया कि फॉरेन एम्बेसीज, यानी कि फॉरेन एम्बेसीज हैं और वो लोकेटेड कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है। तो फॉरेन एम्बेसीज में वर्क कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, इंडियन। तो अब इंडियन वर्क कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसीज में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया को, ठीक है। तो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वो एम्बेसी कहाँ पे है, ठीक है। तो इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। ठीक इसी तरह से फॉरेन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज, फॉरेन वर्क कर रहे हैं, किस में वर्क कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसीज में, और वो है कहाँ पे, फॉरेन में, ठीक है। मतलब जैसे यूएसए में, जापान में
फॉरेन वर्क कर रहे हैं इंडिया की एम्बेसी में, वो इंडिया की एम्बेसी में रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, अपनी कंट्री को कर रहे हैं। और ये इंडियन जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, वो इंडिया की कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो किस में कहलाएंगे, इंडिया वाले इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स में आ जाएंगे। लेकिन ये जो रेजिडेंट्स हैं ये फॉरेन के लिए काम कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएंगे, नॉन रेजिडेंट में। ठीक इसी तरह से देखो, इंडियन वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके होंगे, क्योंकि इंडियंस हैं और ये लोकेटेड भी कहाँ पे है, इंडिया में है। तो ये किस में आ जाएगी आपकी, अभी आपको बताया था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंक्लूड नहीं करना। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में लोकेटेड है और इंडियंस उसमें वर्क कर रहे हैं, उनको हम रेजिडेंट्स में काउंट करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर कोई फॉरेन का पर्सन यानी कि फॉरेन वर्कर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी कंट्री में सिचुएटेड, कंट्री में क्या, अपनी भी कंट्री में सिचुएटेड यानी कि इंडिया में सिचुएटेड है, लेकिन यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, फॉरेन वर्क कर रहे हैं, फॉरेनर वर्क कर रहे हैं, तो वो इंडिया के नॉन रेजिडेंट के नहीं कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होते हैं कि जो हमारी कंट्री के कुछ एक पर्सन्स हैं वो फॉरेन में जाकर हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम एम्बेसडर। ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, ये अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एम्बेसडर कहाँ काम कर रहा है, एम्बेसडर काम तो इंडिया के लिए कर रहा है, एम्बेसडर काम किसके लिए कर रहा है, इंडिया के लिए कर रहा है, लेकिन कर कहाँ है, रह कहाँ रहा है वो, इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ फॉरेन में रह रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो किस में आएगा, नॉर्मल रेजिडेंट में आएगा। ठीक इसी तरह से अगर इंडिया के अंदर कोई एम्बेसडर रह रहा हो, कोई एम्बेसडर रह रहा हो फॉरेन का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, वो नॉन रेजिडेंट में आएगा। एम्बेसडर इन इंडिया काम कहाँ कर रहा है, वो इंडिया में कर रहा है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कहाँ से है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, यानी कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट में आएगा। फोर्थ पॉइंट आता है फॉरेन सिटीजन। अब फॉरेन सिटीजन मतलब पैदा तो वो फॉरेन में हुआ है, लेकिन वो रह कहाँ रहा है, इंडिया में रह रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, नॉर्मल रेजिडेंट में आएगा। ठीक इसी तरह से अगर इंडिया के सिटीजन फॉरेन में रह रहे हैं तो वो किस में काउंट होंगे, नॉन रेजिडेंट होंगे। अगर इंडिया के सिटीजन फॉरेन में रहे मोर देन 1 ईयर तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। अब यहाँ एक पॉइंट देखो, फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट यानी कि कोई मशीनरी का एक्सपर्ट है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानता है, वो वर्क कहाँ कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है। अब फॉरेन का पर्सन इंडिया में काम कर रहा है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। अगर वो 1 साल से कम रहता है तो वो क्या होगा, वो किसके अंदर आएगा, नॉन रेजिडेंट में आएगा। राइट, तो यानी कि यहाँ फॉरेन सिटीजन क्या था, मोर देन 1 ईयर था, मोर देन 1 ईयर था तो वो इंडिया का रेजिडेंट है। लेकिन अगर मोर देन 1 ईयर नहीं है तो वो किसका सिटीजन कहलाएगा, वो किसका रेजिडेंट कहलाएगा, अपनी कंट्री का रेजिडेंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपका टॉपिक था फैक्टर इनकम क्या होती है और फैक्टर इनकम के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, फैक्टर इनकम प्लस अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो हमने नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में भी पढ़ा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें और हाँ, नोट्स को साथ साथ ज़रूर बनाते रहें, क्योंकि नोट्स आपकी पूरी लाइफ मतलब इन फ्यूचर जब आप हायर क्लासेस में भी जाओगे तो भी आपको हेल्प करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो भी आपके ये नोट्स जो हैं बेनिफिशियल होंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।